नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जगप्रकाश न्यूज के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तमाम राजनीतिक दलों और उनके नेताओं के द्वारा शह और मात देने का खेल शुरू हो चुका है। शतरंज की बिसात की तरह राजनीति सजाई जा रही है तमाम दलों के द्वारा, और तमाम जो नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो अपने संगठन को मजबूत करने और लोकसभा चुनाव के बूथ तक को जीतने की ऐलान कर रहे हैं। हालांकि उनके ऐलान में और वास्तविकता, जमीनी वास्तविकता में कितना अंतर है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर है कि बूथ स्तर से लेकर सेक्टर स्तर तक, उसके बाद विधानसभा और लोकसभा, इस तरह से राजनीतिक दल चुनाव को जीतने की तैयारी कर रही है। और आने वाले वक्त में किसी भी समय लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान निर्वाचन आयोग द्वारा किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में जगप्रकाश न्यूज के द्वारा राजनीतिक दलों के जो दिग्गज नेता हैं, उनकी शख्सियत को इस चुनाव से पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता तक लाया जाए, उनके विचारों को जनता तक पहुंचाया जाए, ताकि जनता विचार भी करे और उसके बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में वो अपना मत स्पष्ट करे कि वो किसे अपना वोट करना चाह रही है या किसे अपना सरकार चुनना चाह रही है। फिलहाल आज हम जिस शख्सियत के पास आए हुए हैं, ऐसे तो ये चकाचौंध से लगभग हमेशा दूर रहते हैं। हालांकि समाज सेवा के क्षेत्र में ये अनेक काम अपने पूरे जीवन में किए हैं और आज भी कर रहे हैं। इनके विचार बड़े नेक रहे हैं और अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, और अल्पसंख्यक समाज के साथ ही साथ समाज के हर वर्ग के बारे में इनके बड़े ही नेक विचार रहे हैं। हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता परवेज खान के बारे में। आज हम उनसे लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर और साथ ही साथ वर्तमान परिवेश, जो देश के परिवेश चल रहे हैं, राजनीतिक परिवेश, सामाजिक और राजनीतिक घटनाक्रम जो गुजर रहा है, इसके बारे में हम उनसे सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में इन सब प्रश्नों को लेकर के क्या विचार चल रहे हैं। तो सबसे पहले परवेज जी, आपको सादर नमस्कार है, सादर आभार है कि आपने अपने अनमोल समय में से अपना समय निकालकर जगप्रकाश न्यूज को दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू सो मच कि आज हमारे बीच में आप आए हैं और मेरा इंटरव्यू करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा परवेज जी कि इससे पहले कि हम इंटरव्यू की शुरुआत करें, मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप एक संक्षिप्त परिचय अपने ओर से दे दें, क्योंकि मैं शायद वो सारी बात ना बता सका जो शायद आप अपने संक्षिप्त संबोधन में बता सकते हैं। मेरा नाम मोहम्मद परवेज खान है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपने मिर्जापुर शहर के शुरू से करता आया हूँ। मैं कोऑपरेटिव बैंक का डायरेक्टर रहा, रोटरी क्लब का प्रेसिडेंट रहा, असिस्टेंट गवर्नर रहा और कई संस्थाओं से जुटा हुआ हूँ। उसके साथ साथ मैं आज के डेट में समाजवादी पार्टी का एक नेता हूँ और मेरी कोशिश है कि समाज के लिए कुछ करके जाऊँ, कुछ करने की ख्वाहिश है, जिसकी वजह से मैंने पॉलिटिक्स में कदम रखा। और हमारी अपनी एक सोच रही है कि जिस समाज के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, उस समाज के बीच में आप जाएं, अपना विश्वास जीतें, और जब तक आप लोगों के दिलों पर राज नहीं करेंगे तब तक आप मैं समझता हूं कि अपने मकसद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसी मकसद से मैंने पॉलिटिक्स में कदम रखा। तो परवेज जी, आज का इंटरव्यू शुरू करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारे इन सवालों के, जो कि थोड़े तीखे होंगे, उसका आप सामना भी करेंगे और अपेक्षा रखते हैं कि उसका जवाब भी हमें और हमारे दर्शकों को आप जरूर देंगे। बिल्कुल, मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप जिस तरीके से विपक्ष से सवाल
तीखे करते हैं उसी तरीके से आप सत्ता पक्ष से भी करते होंगे, और मुझे खुशी है कि मैं आपके सवाल का जवाब दे सकूं। तो परवेज जी, आपके लिए पहला सवाल हमारा ये है कि आपने अपने राजनीतिक जीवन में सबसे पहले कांग्रेस को ज्वाइन किया, फिर कांग्रेस को छोड़ के आपने बसपा को ज्वाइन किया, और मौजूदा दौर में आपने बसपा को छोड़ के सपा को ज्वाइन कर लिया। तो राजनीति में आगे बढ़ने की आपकी महत्वाकांक्षा ने ये आपसे करवाया, या इसके पीछे की कोई और वजह है? नहीं, मकसद सिर्फ एक रहा कि मुझे समाज के लिए कुछ करना है। तो मैंने एक चीज देखा कि हम जो एक आदमी के पास लिमिटेड पीरियड होता, टाइम होता, उस पीरियड में हम कैसे समाज के लिए कुछ कर सकें। ऐसे में मैंने ये सोचा कि मुझे बसपा में आना चाहिए। बसपा से मैंने यहाँ पे एमएलए का चुनाव लड़ा, और फिर उसके बाद मैं सपा में आया। मैं सोचता हूँ कि समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो या कांग्रेस हो, ये सबकी विचारधारा एक है, इसलिए मैंने कभी विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया। अगर समझौता किया है तो जनता के बीच में सेवा करने के लिए मैंने कुछ डिसीजन लिए हैं, और यही मेरा मकसद था एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का। सत्तारूढ़ दल सदैव समाजवादी पार्टी पे परिवारवाद और तुष्टीकरण का आरोप लगाते रही है। चूंकि आप अल्पसंख्यक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ऐसी स्थिति में सत्तारूढ़ दल के आरोप में आप कितना कम दम देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ का लोकतंत्र एक ऐसा लोकतंत्र है जो समानता पे पूरी तरीके से आधारित है। जहां तक सवाल है, हमारे यहाँ जिस तरीके से नेता को चुना जाता है और उनको शीर्ष स्थान मिलता है, वो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जहां पे ये जरूर ख्याल रखना होता है कि जो सारे दल के नेता हैं वो किस पे यकीन करें, किस पे विश्वास करें, क्योंकि जब तक उस पे यकीन विश्वास सबका नहीं होगा वो पार्टी आगे बढ़ नहीं सकती। ऐसे में ये जो हमारा सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं से परिवारवाद को बढ़ावा देता है, और इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मकसद सबका एक ही होता है कि मैं सत्ता हासिल करके सेवा करूं, देश की सेवा करूं, समाज की सेवा करूं, प्रदेश की सेवा करूं। मैं इसे बहुत दूसरे नजरिए से नहीं देखता। मैं ये देखता हूं कि जिसके नेतृत्व में टीम काम कर सके, जिस कैप्टन को सब मान सके, वही कैप्टन है, वही नेतृत्व बेहतर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख अखिलेश यादव को आप किस तरह के नेता के रूप में देखते हैं? क्योंकि विकास के मामले में अखिलेश सरकार में बहुत सारे काम हुए हैं, और मौजूदा योगी सरकार में भी बहुत सारे बड़े बड़े काम हुए हैं और हो रहे हैं, जिसे आप या आपकी पार्टी भले ही नकारती है। लेकिन उदाहरण के तौर पर सपा संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के राज में मिर्जापुर जिले में 2 पक्का पुल, जो कि चुनार और भटौली में घोषणा किया गया था। हालांकि अल्प अवधि में मुलायम जी की घोषणा करने के बाद उनकी सरकार चली गई थी, लेकिन वापस पूर्ण बहुमत की अखिलेश सरकार बनी थी 2012 से 17 तक, लेकिन पुल नहीं बना। आपको नहीं लगता कि अखिलेश सरकार ने पश्चिमी यूपी को जितनी तरजीह दी, उतना ही उपेक्षा उन्होंने पूर्वांचल का किया, जिस कारण उनकी सरकार चली गई थी और जो आज तक लौटी नहीं? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी से जब मैं मिला, उनके विजन को मैंने जब सुना और उनसे बातचीत की, तो मैं बहुत प्रभावित हुआ। उनके अंदर एक चीज रही है कि मुझे कैसे अपने प्रदेश का विकास करना है, हम कितना काम कर सके। मैं तो उन्हें विकास पुरुष मानता हूं। जहां तक सवाल पूर्वांचल का है, उन्होंने बहुत ऐसे काम किए हैं जो बिल्कुल मील का पत्थर साबित हो रहा है। उन्होंने जो आगरा एक्सप्रेस वे बनाया, उसके अलावा बहुत ढेर सारे काम किए। भदोही में उन्होंने जो कारपेट एग्जीबिशन के लिए इतना बड़ा एग्जीबिशन सेंटर दिया, मैं समझता हूं कि बहुत ढेर सारे उन्होंने काम किए हैं। अगर किसी एरियाज में काम नहीं हो पाया या ये कहते हैं कि वो छूट गया, तो मैं उनकी गलती नहीं मानता। यहाँ लोकल नेताओं की जो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, उन्होंने इस चीजों को प्रेजेंट अच्छे से उनके सामने नहीं किया, जिसके वजह से ये शायद छूट गया। अदरवाइज
उनका तो एक सपना था, एक सोच थी कि मुझे बहुत ढेर सारे काम करने हैं, और वो कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया कि हमें किस एरिया में काम करना है, किसके लिए काम करना है, कहाँ नहीं करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। इससे वो बहुत दूर है। उनको अगर चीजें बताई गई, उनको अगर ये बताया गया कि हमारे यहाँ की समस्या है और इसका निस्तारण होना चाहिए, तो उन्होंने बढ़ चढ़ के किया है। अगर आप कहते हैं कि पूर्वांचल का विकास नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के नेताओं ने उस चीज को बहुत तरजीह नहीं दी, बहुत ध्यान दिया ना, कायदे से पुटअप नहीं किया उनके सामने, जिसकी वजह से ऐसा हो पाया। परवेज जी, आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं और आपकी शख्सियत बहुत ही सभ्य व्यक्तित्व के रूप में देखी जाती है। सरकार सबका साथ और सबका विकास का नारा देती आ रही है, तो मौजूदा परिवेश में अल्पसंख्यक समाज को लेकर सरकार की भूमिका का मूल्यांकन आप किस तरह से करते हैं? मैं समझता हूं कि हर समाज में अच्छे बुरे लोग हैं, और गवर्नमेंट को भी, शासन प्रशासन को भी, इवन जो भी सरकारें सत्ता में हो, उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई वर्ग, कोई जाति धर्म का लोग खराब नहीं होता। सब में अच्छे होते हैं, सब में बुरे होते हैं, और इनको जो गवर्नमेंट को काम करने की जरूरत है, शासन प्रशासन को काम करने की जरूरत होती है, वो या उनका जो नजरिया होता है देखने का, वो अच्छे बुरे के लिहाज से देखने की जरूरत होती है। सच्चा, सही और गलत के नजरिए से, हिसाब से देखने की जरूरत होती है। लेकिन आज के परिवेश में जो चीज हो रहा है, जो मैं महसूस कर रहा हूं, वो कहीं ना कहीं पक्षपात है, कहीं ना कहीं नजरिया बदला हुआ है। सही गलत के आधार पे कम, बल्कि कहीं ना कहीं लोग इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि मेरा रोल क्यों संदिग्ध है, क्यों इस तरीके से देखा जाता है। क्या एक मानक है कि भाई आप अल्पसंख्यक है या और कुछ है? अगर उस नजरिए से सही गलत को देखा जाता है तो वो गलत है। मेरे ख्याल से उसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकारों की निगाह में, गवर्नमेंट के निगाह में, और हमारा जिस तरीके से संविधान सबको एक बराबरी का दर्जा देता है, उस निगाह से गवर्नमेंट को, सरकारों को काम करने की जरूरत होती है, और वो करना चाहिए। आज ये इसकी कमी महसूस होती है, इसका लोगों के अंदर एक तरीके से एहसास है कि जैसे होता है कि हर चीज की सजा फिक्स होती है कि अगर आदमी गलत करता है, चोरी करता है तो ये सजा मिलनी चाहिए, डकैती करता है तो ये सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि कोई आज छोटी गलती कर रहा है तो उसे बड़ी सजा मिल रही है, ये देख करके कि ये सामने वाला है कौन। तो ये जो डर का माहौल है, जो खौफ का माहौल है, वो नहीं होना चाहिए। और मैं किसी गवर्नमेंट की भाई मेहनत काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि अगर आप रोड बनाते हैं तो किसी एक के लिए बनाते हैं। जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है वो सबके लिए है, और वो होनी भी चाहिए, उसका बंटवारा भी नहीं कर सकता कोई। लेकिन उसके साथ साथ समाज के अंदर जो प्रेम भाव होना चाहिए, समाज के अंदर जो समरसता होनी चाहिए, समाज के अंदर जो भाईचारा होनी चाहिए, समाज को एकजुट होके लेकर के चलने की जहां तक जरूरत होनी चाहिए, उसकी कमी महसूस हो रही है। वो कहीं ना कहीं इसमें भेदभाव महसूस किया जा रहा है। ये हम ही नहीं कर रहे हैं, मैं तो हमसे बहुत ज्यादा वो, लेकिन लोग ऐसा बहुत ज्यादा इस चीज को फील कर रहे हैं, जो हमारे ख्याल से वो ठीक नहीं। जी, क्योंकि आपकी शख्सियत बड़ी साफ सुथरी रही है, इसलिए आपसे एक सवाल तो बनता है कि आप देश की बड़ी बड़ी मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी न किसी बहाने आए दिन हिंदू मुस्लिम को लेकर चलाए जाने वाले डिबेट के बारे में क्या विचार रखते हैं? ये गलत है। डिबेट होना चाहिए, विकास की डिबेट होनी चाहिए। अगर डिबेट हो तो सही गलत का डिबेट होना चाहिए कि भाई ये काम हो रहा है, ये काम नहीं कर। मीडिया ये चौथा स्तंभ है, और मीडिया जो है वो समाज का आईना है। समाज के अंदर जो कमियां हैं उसको जो पक्ष के नेता, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, जो सत्ता दल के नेता हैं, उनसे सवाल जवाब होना चाहिए। और अगर कहीं आप धर्म के डिबेट करते हैं, धार्मिक तौर पे लोगों से सवाल जवाब करते हैं कि फला धर्म ने ये किया तो फला, ये मैं समझता हूं इसकी कोई जरूरत नहीं। ये सिवाय लोगों के बीच में नफरत पैदा करने की, लोगों के बीच में दूरी बढ़ाने की है। और मैं ये मानता हूं कि देखिए, हमेशा इंसान को प्रोग्रेसिव होना चाहिए, प्रेजेंट और फ्यूचर को ज्यादा देखने की जरूरत होती है। जी।
फ्यूचर में जा करके अगर आप किसी चीज को उजागर करते हैं या उसकी बात करते हैं, तो मैं तो कहता हूं कि हर धर्म में, हर संप्रदाय में, हर बिरादरी में, हर जगह कहीं ना कहीं कमियां हैं। तो उस कमियों को लेकर के अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेट उस धर्म के लोगों को करेंगे तो ये गलत है। हमारे यहाँ तो सिस्टम ये है कि मैं अगर गुनाहगार हूं तो इसका सजा हमारे भाई को थोड़ी मिलेगा। अगर मेरी गलती हो रही है तो किसी और को इसकी सजा थोड़ी नहीं मिलेगी जी। तो अगर किसी ने किया है या जो भी किया हो तो उसकी बात ही नहीं होनी चाहिए। जिसने जैसा किया वैसा वो भोगेगा। परवेज जी, ईवीएम को लेकर देश भर में छिड़े एक नई बहस पर आप क्या सोचते हैं, और साथ ही साथ किसान आंदोलन को आप कितना जायज या कितना नाजायज आप मानते हैं? देखिए, ईवीएम का जहां तक सवाल आपने किया, मैं सीधा सीधा ये मानता हूं कि जहां जनता का विश्वास टूटे वहां पे डिसीजन ऐसे होने चाहिए जिसमें सबका विश्वास कायम हो, सबका यकीन कायम हो। अगर आज लोगों के दिमाग में ईवीएम को लेकर के सवाल है कि इससे गलत हो रहा है, तो चुनाव आयोग को इस पर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि सब कुछ जनता के लिए है। अगर जनता ही मुतमईन नहीं है कि जो हम वोट दे रहे हैं वो सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक चीज है जी। ये इस पे इमीडिएट कुछ न कुछ वो होना चाहिए, और नहीं तो चुनाव आयोग को लोगों को मुतमईन करना चाहिए कि जो आप ईवीएम है वो बिल्कुल सही है और इसमें आपको शक करने की जरूरत नहीं है। वैसे पूरी दुनिया में जो भी डेवलप्ड कंट्री है वो भी अब ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करती, क्योंकि देखिए जिस चीज में चिप लगा हो वहां शक की गुंजाइश बढ़ जाती है जी। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं इतना कहूंगा कि भाई अगर जनता का विश्वास ईवीएम से हटा है तो उस पर जरूर विचार करना चाहिए और ईवीएम को हटाना चाहिए। और दूसरी चीज, जहां तक आपने सवाल किया किसानों का देखिए मुद्दा है, एक जेन्युइन मुद्दा है, और आज हर आदमी का अपना प्रॉफिट फिक्स होता है। कोई भी बिजनेसमैन है उसको ये पता है कि मुझे क्या, हम ये बिजनेस कर रहे हैं तो हमें कितना इसका फायदा हो रहा है। किसान को इसका कोई वो नहीं है कि हम इतना मेहनत करते हैं, और हमारे देश का किसान इस देश का अन्नदाता है। आज हमारे देश के जीडीपी में उनका बहुत बड़ा योगदान है जी। तो अगर हम, और कृषि प्रधान देश है हमारा जी जी, और पता चला कि कृषि प्रधान देश में किसान असंतुष्ट है, तब तो ये तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की नाकामयाबी है। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देकर उसे रद्द कर दिया गया। चूंकि आप एक राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए हैं, इसलिए आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं कि आपके विचार में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का मुद्दा कितना असरकारी साबित होगा इस चुनाव में? आपका नजरिया क्या है इस पर? देखिए, उन्होंने जो डिसीजन लिया है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, और क्योंकि इसमें सब कुछ हिडन है जी। देखिए, लोकतंत्र में कोई चीज हिडन नहीं होना चाहिए। जो कुछ हो वो जनता के डोमेन में होना चाहिए। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हर पार्टी जो चंदा लेती है या जो चंदा देते हैं, उनको इस बात का पता होना चाहिए, हर आम आदमी को पता होना चाहिए कि आखिर ये पैसा आ कहां से रहा है, क्योंकि पैसे का सदुपयोग भी है और दुरुपयोग भी है जी। तो ऐसा नहीं है कि जो चीज जनता दे रही है या आपको सपोर्ट कर रही है तो वो उसे छिपा करके, और ये सब कुछ जो है ये राजनीतिक दलों के लिए क्यों होना चाहिए? हमारे साथ तो ऐसा नहीं होता। हमको तो सब कुछ दिखाना पड़ता है। हम बिजनेसमैन है, हमें एक एक चीज दिखाना पड़ता है कि भाई हमने कहाँ माल बेचा, क्या पैसा मिला और उसका क्या प्रॉफिट हुआ। तो आज जो लोगों को चंदा मिल रहा है जिस भी पार्टियों को, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? और इसका तो हम बहुत स्वागत करते हैं। परवेज जी, राहुल गांधी को आप किस तरह का नेता मानते हैं? क्योंकि ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने एक जमाने में भरे संसद में ऑर्डिनेंस को फाड़कर फेंक दिया था, और एक जमाना यह भी आया है कि आज राहुल गांधी जीवन के सबसे कड़े संघर्ष वाले दौर से होकर गुजर रहे हैं। राहुल गांधी बेशक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं या तो दिखावा कर रहे हैं, जो अभी तक सोशल मीडिया के कैमरों से हम लोगों ने देखा है। आपको क्या लगता है? आपने कहा कि सोशल मीडिया के कैमरे से देख रहे हैं, यही जानते हैं, एक्सट्रीम मीडिया के कैमरे से भी आना चाहिए था, लेकिन अफसोस है कि नहीं आ रहा है।
और मुझे ये लगता है कि उसकी वजह क्या है, यही है कि वो विपक्ष में है। जबकि पत्रकार जो होता है वो ज्यादातर जो है वो टफ जो सरकारें होती हैं जिनकी गवर्नमेंट है तो उसके लिए होता है, और विपक्ष के लिए हमेशा फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, सवाल जहां करना चाहिए वहां सवाल नहीं होते, जहां सवाल नहीं करना चाहिए वहां सवाल होते। तो ये स्ट्रीम मीडिया को इस चीज को समझने की जरूरत है। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, देखिए मैं कांग्रेस में हूं नहीं, लेकिन इंडिया गठबंधन में हूं, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी को जो मैंने देखा है, समझा है, क्योंकि मैं पहले कांग्रेस में रहा भी, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड नेता है। वो लफाजी करना नहीं जानते, वो काम करने में विश्वास रखते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, लक्ष्यदार बात नहीं करते। और ये जनता को समझने की जरूरत है। देखिए उनके ऊपर बहुत कोशिश की गई कि उनको गलत साबित किया जाए, ये किया जाए। मैं जानता हूँ वो आदमी, और उनके अंदर वो टैलेंट है उनके अंदर। मैंने जो महसूस किया है कि एक ईमानदार नेता, नौजवान नेता और सैक्रिफाइस करने वाला नेता, जो इतनी बड़ी बड़ी आज यात्राएं कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, ये जानते हुए कि भाई माहौल क्या है, उनको किसी चीज का खौफ नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है। वो मणिपुर गए, हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं गए लेकिन वो गए, तो हर जगह जाकर के लोगों के बीच में मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। और ये वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके ऊपर जो एक राजकुमार होने का जो एक मोहर लगा हुआ है, उसको वो कैसे खत्म करे। उन्होंने एक बात कही कि ये देश जो है वो तपस्वियों का है, तो मैं समझता हूँ कि वो तपस्या कर रहे हैं जी। तो और मैं उन्हें एक अच्छा नेता मानता हूँ, एक सुलझा हुआ नेता मानता हूँ, और मैं समझता हूँ कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होगा। जी परवेज जी, इंडिया गठबंधन को आप कितना ताकतवर मान रहे हैं मौजूदा लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ गठबंधन दल के सामने? देखिए इंडिया गठबंधन एक सेकुलर गठबंधन है। मैं समझता हूं कि जितने भी सेकुलर विचारधारा के लोग हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे आए, लेकिन अफसोस इस बात का भी होता है कि अब विचारधारा तो बड़े बड़े नेताओं से दूरी बना रही है। अब लोग जो है अपने पार्टी के बारे में, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, और यही वजह है कि ये इंडिया गठबंधन में जो अभी हो रहा है वो दिख रहा है आपको। मैं समझता हूँ आज के डेट में आदमी को हर जगह समझौता करना चाहिए, लेकिन अपने विचारधारा के साथ में समझौता नहीं करना चाहिए। और यही समझौता जो कर रहे हैं लोग, यही एक इंडिया गठबंधन की कह लीजिए कि कमजोरी का वो बना हुआ है सही। और इंडिया गठबंधन मजबूती से लड़ेगा। और एक चीज मैं और आपको बता दूं कि अब जनता पॉलिटिकली तरीके से अगर आप देखेंगे तो इतनी अवेयर हो गई है, इतनी जानकार हो गई है कि उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज की डेट में नेता से ज्यादा समझदार जनता हो गई है। इसलिए आपको जो दिख रहा है ना, वो हकीकत नहीं हो सकती। और लोगों ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रखा है कि हमारा भला कहाँ होने वाला है। तो इसलिए जनता ही इस चीज को डिसाइड करेगी कि हमें कहाँ रहना चाहिए, कहाँ नहीं रहना चाहिए। और जनता इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझने लगी है कि कौन इस देश की जनता के लिए राजनीति कर रहा है और कौन अपने लिए राजनीति, अपनी पार्टी के लिए राजनीति कर रहा है। तो आपको 2024 का जो इलेक्शन है ये चौंकाने वाला होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। आखिरी सवाल, चूंकि बहुत समय आपका ले लिया हूं, तो आखिरी सवाल ये है हमारा कि पीडीए का नारा समाजवादी पार्टी लगा रही है, ऐसा क्यों? क्या समाजवादी पार्टी को लोकसभा की चुनावी बैतरणी यही तीन समुदाय को पार, मतलब ये तीन समुदाय जो है पार लगा सकती है? क्या सपा को वाकई में ऐसा लग रहा है, या फिर ये नारा भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडे की काट आप लोगों की नजर में है?
समाजवादी पार्टी? देखिए, पीडीए का मतलब क्या है? पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। जी ये आप मान रहे हैं, और ये हकीकत भी ये है कि जो पिछड़ा है वो हर समाज से है। जी। पिछड़ा का मतलब ये नहीं है कि जो हमारे जो पिछड़ा वर्ग है, या क्या बोलते हैं उसको, SC ST OBC, और पीडीए का मतलब है जो पिछड़ा है, जो पिछाड़ा गया है उसको साथ लेके चलना है। जो दलित है, कमजोर है, मजलूम है, उसको आगे लेके बढ़ाना है। अल्पसंख्यक है, या और जो लोग हैं, जो समाज के लोग जो पिछड़ गए हैं, पिछाड़े गए हैं, उनकी बात की जा रही है। और देखिए, समाजवाद तभी मजबूत होगा जब सबको बराबरी का हक मिलेगा। जो हमारे देश के अंदर असमानता है, बहुत बड़ी खाई है हर तरीके से, चाहे सामाजिक तौर से हो, आर्थिक तौर से हो, राजनीतिक तौर में अगर आप देखा जाए तौर से हो, तो एक बहुत बड़ी जो खाई है, एक बहुत बड़ा जो गैप है, जब तक उसको आप खत्म नहीं करेंगे, उसको कम नहीं करेंगे, तब तक समाजवाद आने वाला नहीं। तो ये समाजवाद का तो एक पुराना नारा ही है कि समाजवाद को कैसे आना। ये पीडीए से उन्होंने जोड़ दिया, अखिलेश जी ने, हमारी पार्टी ने जोड़ दिया। ये इसकी लड़ाई तो लोहिया जी से लेकर के आदरणीय मुलायम सिंह जी सब लड़ रहे हैं, एक जमाने से लड़ा जा रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश जी। आपने अपने अनमोल समय में से वक्त निकाल करके हम लोगों को जगप्रकाश न्यूज को समय दिया, इसके लिए मैं ढेर सारा आपको साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने काफी सवाल किए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके के सवाल आप सबके बीच में करते रहेंगे, और हम मिर्जापुर की जनता के अलावा और भी लोगों के ख्याल से अवेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूरी कोशिश करूंगा जो आप ने मुझे समझाने का प्रयास किया, हालांकि मैं उसी रास्ते पे चलने का प्रयास करता हूं, लेकिन फिर भी नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि आप बिल्कुल सार्थक पत्रकारिता कर रहे हैं, और हर लोगों के भी की जो दर्द है, जो पीड़ा है, जो समाज में अंदर कमियां हैं, उसे उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी ही पत्रकारिता करने की जरूरत है, तभी ये चौथा स्तंभ का जो एक उपाधि मिली है वो मेंटेन रहेगा। जी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ मिर्जापुर के समाजवादी पार्टी के नेता परवेज खान जी से हम लोगों ने ढेर सारा सवाल किया, तीखा से तीखा सवाल किया, और उन्होंने बहुत ही खुशमिजाज होकर मृदु स्वभाव के साथ हमारे हर सवाल का, तीखे से तीखे सवालों का जवाब दिया। और कहीं ना कहीं उन्होंने समाज, देश और वर्तमान परिवेश तीनों पर अपना दृष्टिकोण पूरी तरह से साफ किया है। आप परवेज खान जी के विचारों से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बतावें। और साथ ही साथ परवेज जी, चूंकि आप लोग लोकसभा चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको और आपकी पार्टी को ढेर सारी जगप्रकाश न्यूज की ओर से थैंक यू भाई साहब, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, सब्बा खैर, शुक्रिया, नमस्कार। मिर्जापुर के पुतली घर चलते हुए कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगला द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज, मिर्जापुर।